बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं कि 11 अप्रैल के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के इंतखाबात के रायदही का दिन है और मैं आपके दरमियान में बहैसियत उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे चौथी मरतबा सरज़मीन हैदराबाद के गयूर अवाम की नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाया। हर सियासी जमात का उम्मीदवार अवाम के दरमियान में जाकर उस पार्टी की कारकर्दगी को बयान करता है या फिर वो उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी को अवाम के दरमियान में रखता है कि इस बुनियाद पर आप पार्टी का और उस उम्मीदवार को वोट दें। हैदराबाद की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2014 में हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त पर कामयाब किया। बहैसियत रुकने पार्लिमान मेरा रिकॉर्ड आपके दरमियान में है कि 4.5 साल के इस अरसे में मैंने बहैसियत रुकने पार्लिमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 734 सवालात मैंने किए और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो कौमी एवरेज है उससे ज्यादा मैंने पार्लियामेंट के बहस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। ये तमाम आदाद व शुमार, ये तमाम चीजें आपको पार्लियामेंट के वेबसाइट पर या इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। पार्लियामेंट के बाहर मैंने पूरी कोशिश की कि बहैसियत रुकने पार्लिमान, जो हर रुकने पार्लिमान को 5 करोड़ जो सालाना मिलते हैं, मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि 2014 से लेकर अब तक हर साल जो 5 करोड़ की रकम दी जाती है एमपी लैड स्कीम की, तो करीब 25 करोड़ होती है। आप में से कोई भी आरटीआई का एप्लीकेशन डालकर इस बात को साबित कर सकता है कि मैंने अपने पूरे वो 25 करोड़ की रकम इस्तेमाल की है हैदराबाद के पार्लियामेंट के इस हल्के के तरक्की के कामों के लिए, और एक पैसा भी आज की तारीख में मैंने उसको छोड़ा नहीं है, बल्कि जो पूरे पैसे आते थे अराकीन असेंबली से राय मशवरा करने के बाद सदर मोतमदीन और अराकीन बल्दिया की सिफारिश पर मैंने अपने एमपी लैड के उन बजट को इस्तेमाल किया। इससे हटकर भी बहैसियत रुकने पार्लिमान मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मसाइल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उन मसाइल को हमने उठाया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हम सिर्फ जाकर वहां पर खामोश बैठना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आदत है ना, हमारी फितरत में है।
बल्कि दुनिया ने देखा कि अगर ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में तो सबसे ज्यादा दलाइल के साथ किसी ने उस बिल की मुखालिफत की और दलाइल के साथ हुकूमत के इस इक़दाम को मुखालिफ ख़वातीन, दस्तूर के खिलाफ, ये तमाम चीजें अगर किसी ने रखी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रखी। दोबारा जब फिर से ट्रिपल तलाक का बिल आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर से पूरे दलाइल के साथ हुकूमत के इस नापाक साजिश को बेनकाब किया। पूरे मुल्क में घर वापसी के नाम पर कोशिशें की जा रही थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी हुकूमत के मिनिस्टर और वजीर आजम के सामने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की। लव जिहाद के नाम पर निशाना बनाया जा रहा था कमजोरों को, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने बहैसियत रुकने पार्लिमान ये पूरी कोशिश की कि हर अवामी मसले को बेबाक तरीके से ऐवान में रखूं। मेरी हमेशा कोशिश यही रही कि सिर्फ मुसलमानों के मसाइल उठाकर मैं अपने आप को इत्मीनान की सांस न ले लूं, बल्कि मैंने अक़लियतों के साथ साथ दलितों के मसाइल को उठाया। दलितों के जुल्म के खिलाफ और दलितों के इंसाफ के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और आदिवासियों का जो SC/ST प्रोटेक्शन कानून के खिलाफ जजमेंट किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस जजमेंट के खिलाफ पार्लियामेंट में दलाइल के साथ अपनी बात को रखा। हर वो मसला जो अवाम से जिसका ताल्लुक था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन मसाइल को उठाया। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड मेरी इस आज की तकरीर के एक एक अल्फाज की तायीद और हिमायत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के मुखालिफीन ये कहते हैं कि एक रुकने पार्लियामान जीत कर जाएगा तो क्या होगा। आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 280 सीट पर बीजेपी कामयाब होती है, एनडीए की हुकूमत बनती है, 300 से ज्यादा उनके पास अराकीन पार्लियामान उनका साथ है। किसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रिपल तलाक पर बेबाक तरीके से बयान किया? किसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर लश्कर तैयबा के उस दहशतगर्द हाफिज सईद के खिलाफ आवाज उठाई? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी एक आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहे। हमारे इत्तेहाद की निशानी है हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास अब कोई बात नहीं रही। तरक्याती काम अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हो रहे हैं। मुझे इस बात का इकरार भी करना है कि और भी काम करना बाकी है। इंशाअल्लाह उन कामों को करवाया जाएगा। एक हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आंखों में एक नासूर बन चुका। हर जगह पर लोग ये कहते हैं कि कैसे जीत कर आता है, मजलिस को रोका जाए, ये फिरका परस्त हैं, ये फुला हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, ये लोगों में नफरत पैदा करते हैं। और जब ये सहाफी दिल्ली में मुझसे मिलते हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि आइए, आकर हैदराबाद में हमारे काम को देखिए, उसके बाद आप हमारे ताल्लुक से अपनी राय को कायम करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट नहीं है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हमारे इत्तेहाद की निशानी नहीं है।
हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हमारे मरकज सियासी की जीता जागता सबूत भी है, बल्कि ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर मरकज सियासी के पैगाम को और बात को समझेंगे तो हमारी तादाद में, हमारी नुमाइंदगियों में इजाफा होगा। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मुसलमानों की एक बेबाक आवाज नहीं है, बल्कि दलितों की भी एक बेबाक आवाज है। ये हिंदुस्तान के हर उस कमजोर और उस मजलूम की एक बेबाक आवाज है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हैदराबाद के राय दहिंदों की हिफाजत का नाम नहीं है, बल्कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट संघ परिवार के नापाक अजायम को रोकने का नाम है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ असदुद्दीन अवैसी की आवाज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के मजलूम 30 करोड़ आवाम की आवाज है, जो नरेंद्र मोदी के फाशिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ एक ताकत बनकर और दलाइल के साथ उनके उन अजायम को बेनकाब करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो इसलिए आज हिंदुस्तान की तमाम आवाम, चाहे वो अक़लियतें हो, दलित हो, आदिवासी हो, जो हिंदुस्तान के इस कॉम्पोजिट कल्चर पर यकीन करने वाले हैं, वो तमाम ये चाहते हैं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4.5-5 साल 2014 से लेकर अब तक यकीनन हमारे मुल्क में पूरा शुभ दौर गुजरा है। आए दिन हम पर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिंदुस्तान के आईन पर हमले हुए, और सही कहा किसी ने कि अगर मॉब लिंचिंग के नाम पर अक़लियतों को, दलितों को मारा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि तुम उन इंसानों पर नहीं, बल्कि तुम हिंदुस्तान के आईन पर हमला कर रहे हो। 4.5 साल का ये दौर मोदी हुकूमत का हिंदुस्तान के संविधान पर हमला रहा, हिंदुस्तान के आईन पर हमला रहा। ऐसी हुकूमत जिसके पास 280 MP है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वजारत उज़्मा के अजीम ओहदे पर फायज रहते हुए भी उन्होंने कब्रस्तान और शमशान की जबान का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पार्टी जब से इक़्तिदार में आई, इनके हमनवाज जो तमाम तंजीमें हैं, इन्होंने गाय के नाम पर हमको निशाना बनाया, हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया। घर वापसी के नाम पर मारा पीटा गया, और आज आप देखते हैं कि इससे खतरा किसको पहुंच रहा है? इससे खतरा हिंदुस्तान की जमहूरियत के उन इदारों को। जमहूरियत जिंदा कैसे रहती है? जब वो जमहूरियत के इदारे जिंदा रहेंगे। आज हम देखते हैं कि इन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 सीनियर जजेस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अपनी बेबसी का इजहार कर कहते हैं हिंदुस्तान की आवाम से कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि देख रहे हैं उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, कि कैसे हिंदुस्तान के उन तमाम इदारों को ये हुकूमत कमजोर करते जा रही है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको डरा कर अपना वोट हासिल नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। और हकीकत यह है कि बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा जरूरी है कि आपकी जमात का उम्मीदवार कामयाब होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाए। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस, लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म। मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमको ठगा गया, सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमको धोखा दिया गया, शायद ही किसी को दिया गया होगा। आज इलेक्शन आया तो दिल्ली में जो दलाल बैठे हैं, जो दिल्ली में हमारे इत्तेहाद का सौदा करने वाले जो चौधरियां बैठे हैं, आज वो दोबारा यही शुरू कर दिए कि देखिए आपके लिए जिंदगी और मौत की बात है। यकीनन मैं आपके सामने डरा कर वोट हासिल नहीं करना चाहता हूं। अरे ऐसे कई वाकयात और ऐसे कई हुकूमतें आई और चली गई, मगर हमको डर कर वोट नहीं देना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को।
हमको सेकुलरिज्म के झूठे नारे पर मजलिस को वोट नहीं देना है, ना उन तमाम पार्टियों का साथ देना है, बल्कि मैं आपके सामने खड़े होकर पूरे एतमाद के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर मजलिस को वोट दीजिए। आप मोहब्बत को और अपने आप को मजलिस से वाबस्ता होकर वोट दीजिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारी जमात ने हमेशा फाशिस्ट ताकतों का मुकाबला किया, फिरका परस्ती का मुकाबला किया। ये नाम निहाद जो ताकतें हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देती आई हैं, हम उनसे भी मुकाबला करेंगे। अवाम और मीडिया के लोग पूछते हैं कि बताओ सलाउद्दीन ओवैसी, आपका मुकाबला कौन सी सियासी पार्टी से है? मेरा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं, मेरा मुकाबला उस ज़हनियत से है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमको नहीं देखना चाहते। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो हिंदुस्तान में मुस्लिम अकलियतों को दलितों से इंसाफ नहीं करना चाहते। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो हिंदुस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती है। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो हिंदुस्तान के भाईचारगी को खत्म करना चाहती है। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो हिंदुस्तान में इंसाफ को कमजोर करना चाहती है। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो हमारी शख्सियत, हमारी कल्चर को तब्दील करना चाहती है। हमारा मुकाबला इन ताकतों से, याद रखो। अगर कोई आकर मुझसे कहेगा कि हिंदुस्तान में दो कौमी पार्टियां हैं, मैं कहूंगा हरगिज नहीं। वो लोग कहेंगे कि दो नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस और बीजेपी, मैं कहूंगा नहीं। इसलिए कि एक बीजेपी है और दूसरा 1.5 बीजेपी है। कोई फर्क नहीं है इन लोगों में। कांग्रेस जीती मध्य प्रदेश में, जीतने के बाद 3 बच्चों के ऊपर गाय कशी का एक मुकदमा आयद हुआ। चलिए, आपने मुकदमा बुक किया, मगर क्या किया वहां पर आपने? कांग्रेस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पर लगा दिया, एनएसए लगा दिया। एनएसए यानी 1 साल तक वो जेल में रहेंगे। यानी बीजेपी जो काम करती थी आपने जारी रखा उसको। और जब लोगों ने सवाल किया, तनकीद की, तो कांग्रेस के हुकूमत करने वाले हुक्मरानों ने कहा कि दोबारा फिर लगाएंगे अगर ऐसा होगा तो। आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा मुकाबला सियासी जमातों से ज्यादा इस ज़हनियत से है। और यकीनन ये सबसे ज्यादा ये ज़हनियत जो मुकाबला मैंने आपके सामने जिक्र किया वो नरेंद्र मोदी में ज्यादा है, कांग्रेस में भी है। इन ताकतों से हमको मुकाबला करना है। हिंदुस्तान में हमको अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है। और कैसे बरकरार रखेंगे? सिर्फ नारे तकबीर के नारों से रख देंगे, या आंख से आंसू बहाकर, या डर कर अपने घर के दरवाजों को बंद करके, या फिर मसलहत के नाम पर बुज़दिली को अख्तियार करेंगे? नहीं मेरे भाई, हमको जमहूरियत को इस्तेमाल करना है। और जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने वोट की ताकत के ऊपर अपने नुमाइंदों को कामयाब करें। और कामयाब करने के बाद उस नुमाइंदे का काम यह होता है कि वो अवाम के मसाइल की तर्जुमानी करते रहे, हिंदुस्तान के इस कॉम्पोजिट कल्चर को मजबूत करे, ये इन तमाम फरकापरस्त ताकतों से बेबाकी के साथ मुकाबला करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम अब एक नया अपने आप को खिताब दिए। हम तो समझ रहे थे कि मुल्क आजाद होने के बाद जंग दौलाओं की हुकूमत खत्म हो गई, अब कोई अपने आप को खिताब या अलकाबात से नहीं नवाज सकता। मगर हमको नहीं मालूम था कि 70 साल के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम अपने आप को वजीर आजम नहीं बल्कि चौकीदार पुकारे थे। अब वो अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं। 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था तो अवाम के सामने आकर कहा कि मैं चाय वाला हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है चाय वाले से।
इसमें कोई खराब बात नहीं है। फिर कहा कि मैं मां गंगा का बेटा हूं, ठीक है, आपका अकीदा है। फिर कहा कि मैं फकीर हूं। मैंने कहा तुम नजर तो नहीं आते। मैंने कहा ठीक है आप फकीर हैं। फिर कहा कि मेरा क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। हमने कहा 15 लाख का तो सूट पहने तुम। अब कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं। अरे भाई आप क्या हैं, ये सब है आप हैं। आप वजीर आजम है या नहीं है बता दो हमको। वजीर आजम भी है नहीं है आप अंदाजा लगाइए। आज कहते हैं चौकीदार हैं। और गुजरात में तकरीर की आज से 10-12 दिन पहले, और तकरीर में हिंदुस्तान के वजीर आजम जो दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। उनका इशारा था हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ। हमको उससे भी एतराज नहीं है, मगर हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, क्या आपने ट्विटर के ऊपर आपके लाखों आपको लोग आपको फॉलो करते हैं, क्या आपने वजीर आजम वो बच्ची समीरा की चीख की आवाज सुनी, उसका वीडियो देखा आपने, जो आपके घर से 7RCR से आधे घंटे में पहुंच जाते गुड़गांव बौंसी गांव में। वो समीरा बच्ची एक छत पर खड़े होकर, और दरवाजा है जिस पर 5 लोग दरवाजे को बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि कोई घुसकर ना आ जाए, और बच्ची पुकार कर कह रही है कि अब्बा पे हमला हो रहा, अब्बा को मार रहे, अब्बा को मार रहे, अम्मी को मार रहे, घर में घुस गए। और वीडियो में आवाज आ रही है, एक लाचार और बेबस बाप नीचे बैठकर अपनी बच्ची की आवाजें तो सुन रहा है, मगर चीख मार रहा है, लठों से उसको पीटा जा रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो चौकीदार अपने आप को कहते, आपके नाक के नीचे, आपके घर से आधे घंटे के फासले के ऊपर ये वाकया हो रहा है। घर में घुसने की तो बात आपने की, और ये जालिम लोग घर में घुसकर एक बच्ची समीरा पुकार रही है और उसके बाप को मार रहे हैं। मार कर उसकी पैर की हड्डी को तोड़ दिया। और क्या कह रहे हैं मारने वाले, भाग पाकिस्तान को, भाग पाकिस्तान को, भगाओ मुल्लाओं को। अरे जालिमों, तुम शैतान की सही औलाद हो जो जाकर घर में घुसकर मार रहे थे। अल्लाह की लानत तुम पर, अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे। तुम एक बेबस के घर में घुस के मार रहे, अल्लाह तुम्हारे हाथों को कमजोर कर दे। तुम्हारे हाथों में जो लटे, अल्लाह उससे ही तुमको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ। क्या कह रहे कि भाग पाकिस्तान को। 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद होकर। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, ठुकराया। हमने कहा नहीं जाएंगे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान हमारा वतन है, ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। ये बाबा शरफुद्दीन की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों की लाशें कब्रिस्तानों में, उनकी हड्डियां, हम नहीं जाएंगे। हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। और 70 साल के बाद भाग पाकिस्तान। हिंदुस्तान के वजीर आजम, बोलो आप, बताओ आप, ये जबान किस लिए इस्तेमाल हो रही है? क्या आपकी मौजूदगी से इनको ताकत मिल रही है? क्या आपके वजीर आजम रहने से इनको ताकत मिल रही है? क्या आपके वजीर आजम, आपकी हुकूमत रहने की वजह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि घर में घुसकर एक बेबस बच्ची पुकार रही है कि अब्बा को मार रहे हैं, और मारने वाले कह रहे हैं पाकिस्तान को भाग? क्या वजीर आजम, आपको मालूम कि जब उस बच्ची के बाप को मारा जा रहा था तो उस घर के ऊपर झंडा किसका लगा हुआ था? पाकिस्तान का नहीं था, हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा था। ये जालिम देखते भी हैं कि झंडा तिरंगा लहरा रहा है, जिसको हर हिंदुस्तानी देखकर फख्र महसूस करता है। घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, और ये जालिम डंडों से मारकर कह रहे हैं भाग पाकिस्तान।
वाह हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या चौकीदार हैं आप, क्या आपके घर से 40 मिनट के फासले पर यह वाकया होता और आप एक लफ्ज नहीं बोलते। गुड़गांव हरियाणा में सरकार बीजेपी की, और आज भी मैं आज एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें क्रिकेट मैच के ऊपर झगड़ा हुआ, क्रिकेट मैच के ऊपर। तो जब मारने आए तो बच्चा जो है एक पड़ोसी के पास जाकर कहा कि मुझे जरा होली का रंग दे दो, मैं चेहरे पे लगा लूंगा, वो लोग मेरे को नहीं पहचानेंगे। तो पड़ोसी ने कहा भाग यहां से। वो बच्चा घर पर चढ़ गया तो ढकेल दिया उसको नीचे। कहां गई हमारे मुल्क में मोहब्बत, कहां गई वो तमाम बातें, रवादारी, वो इज्जत? क्या हो गया हमारे मुल्क को? क्या नजर लग गई? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, दिल्ली दारुल हुकूमत है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत का कैपिटल है। वजीर आजम के घर से 40 मिनट पर यह वाकया होता और लोग बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्ती का फरोग दे रहा है। क्या मैं जाकर जलसा किया था वहां पर? क्या मैं जाकर भड़काऊ भाषण दिया था? मैं मेरे भाई देखो वीडियो, वो उस बच्ची की आवाज, उसकी तड़प और बेबसी को देखो। और उसके बाद ये शख्स जो खड़े होकर कह रहा है मेरी बात को सोचो आप, ये बेबसी क्यों है? क्योंकि कोई सियासी आवाज नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और मगरिब ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर नहीं किया। हमने इन फिरका परस्ती के तूफानों में चिराग जलाया इत्तेहाद का। हमने आरएसएस के संघ परिवार के जुल्म के तूफानों में इस चिराग को जलाया कि हम मुत्तहिद रहेंगे, हम जमहूरियत में हिस्सा लेंगे। मगर आज वो बच्ची बेबस है, आज कह रही है कि मेरे घर में घुस के मेरे को मारे। क्या मारे? क्या है क्रिकेट मैच के ऊपर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और फिर वजीर आजम बोलते मैं चौकीदार। समझौता ट्रेन का बम ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, 25 हिंदुस्तान के लोग मारे गए। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए। ख्वाजा अजमेरी की आस्थाने में बम ब्लास्ट हुआ, हकीम पेट का रहने वाला उसमें शहीद हो गया। ये तमाम बम ब्लास्ट के केसेस में असीमानंद का नाम एक वक्त में आरएसएस से वाबस्ता था, आरएसएस की एक आदिवासियों की तंजीम का जिम्मेदार था। मक्का मस्जिद का मुकदमा आया, अपील नहीं करते आप। किसको मुकदमा दिए? उस शख्स को वकील बनाए जिसने जिंदगी में अपना कोई क्रिमिनल केस नहीं लड़ा, एनआईए ने उसको वकील बनाया। समझौता ब्लास्ट होता है, अपील नहीं करते। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपील हरगिज नहीं करेंगे। तो मालूम हुआ कि अगर मुलजिम तुम्हारी सोच का होगा या तुम्हारे आरएसएस से वाबस्ता कभी रहा होगा तो तुम उसको बचाओगे। मरने वाले जो टेररिज्म में मर गए उसकी फिक्र नहीं है, तो फिर किसने किया मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट? क्या शयातीन आए थे, जिन्नात आकर किए? क्या समझौता में जिन्नात आकर बम ब्लास्ट किए? किसने किया? फिर हम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर तुम चौकीदार हो, अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल है, तो मरने वाले उनके खानदान तुमसे पूछ रहे हैं मिस्टर मोदी, बताओ मेरे बाप को, मेरे बेटे को किसने मारा? कौन जिम्मेदार है इसका? एनआईए आपकी है ना। 5 साल एनआईए ने क्या किया? फिर इंतजार कर रहे थे कि जजमेंट आ जाए। ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि जमहूरियत के इदारों को कमजोर ये कर रही है बीजेपी की हुकूमत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम, बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने बम गिराया। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम साथ हैं। हिंदुस्तान के वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने आकर बयान दिया, हमने कहा बहुत अच्छा है। एयरफोर्स के
चीफ ने आकर कहा हमने कहा हम साथ हैं, मगर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सियासी रोटी सेकने के लिए अमित शाह कह रहे हैं कि 250 मरे वहां पर, वो दहशतगर्द तंजीम, वो शैतान मसूद अजहर, उसके 250 लोग मारे गए। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर बोल रहे कि एनटीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा फोन टैप करते, मेरा भी फोन टैप करके सुनते हो। एनटीआरओ का काम वो इसे खाली टैप करना, बहुत सुने होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम होगा कि अपने एक ही 6-2 नहीं है। एनटीआरओ का राजनाथ सिंह बोले कि एनटीआरओ ने वहां पर देखा कि बम गिरने से पहले 300 सेल फोन के लाइट थे, बम गिरते भी 300 गए। अब मैं राजनाथ सिंह से और मोदी साहब से पूछना चाह रहा हूं, वजीर आजम, अगर एनटीआरओ यहां बैठकर बालाकोट में 300 सेल फोन को देख रहा, तो फिर हिंदुस्तान में हम बैठकर पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स चलेगा, वो नहीं देख सके आप? क्या दिमाग है भाई मोदी आपका, वाह! यानी यहां बैठकर आपका जो कश्मो करामात है, आप दिल्ली में बैठ के एनटीआरओ देख लिया कि 300 सेल फोन गुल हो गए, तो फिर आप दिल्ली में बैठ के आपके नाक के नीचे हिंदुस्तान में पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स चले गया, वो नहीं देखे आप? आंख बंद कर लिए क्या? सो गए थे? बिरयानी खा लिए थे क्या? हो सकता बड़े की बिरयानी खा के डकार लेके सो गए हो। ये कुछ तो होगा ना भाई, जब आप बम गिराए तो बोल रहे हम 300 सेल फोन थे, यहाँ वहां आरडीएक्स चलेगा, 40 लोग मारे गए हमारे, उसका कोई बोले नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। फिर एक इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता बिहार में, अमित शाह 250 तो नहीं बोला, बास 250 बोले तो मैं 300 बोलता हूं, पूरू 300 बोले। तो एक और मिनिस्टर बोला नहीं 400, क्या कोई चौक की मार्केट से पान खरीद रहे? 250 300 में एक टोकरा दे दे, 400 में एक टोकरा दे दे। हमारा मौकफ यह है कि आपने कहा ठीक है, मगर आप जो है रोटी सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते मेरा 56 इंच का सीना है, वो सीना नहीं है, टाइटाई हो गया आप चाइना के सामने। मसूद अजहर को बोले थे कि इसको टेररिस्ट बनाएंगे शैतान को, चीन बोला नहीं, मैं ब्लॉक कर देता हूं। आप क्या करें बताओ वजीर आजम, आप कुछ नहीं कर सके। आप अंकल ट्रंप को इतना लपटे, इतना लपटे, इतना लपटे, उन्हें भी बोला रे क्या कब ये क्या घर में नहीं है, मेरे को भी लपट मारेंगे। मेरे से लोग आके पूछे देखिए कैसा मिली अंकल ट्रंप से, मिला हाँ ऐसी होता, घर में नहीं रहे तो बाहर लपटते। नहीं मजाक कर रहा हूं मैं, कोई वो सीरियस मत लो आप, मीडिया को भी बोल रहा हूं ज्यादा न को चलाओ, जोक है लाइटर वेन में जो बोलते ना। मगर अंकल ट्रंप कुछ नहीं करे आपको, चीन बोला नहीं सुनता हूं। आप वुहान समिट करें, क्या हुआ वुहान समिट का? क्या बोलते मोदी हुकूमत, नहीं हम सब्र से काम लेंगे चीन के बारे में। अच्छा सब्र से काम लेंगे, माने वो जैसे शयातीन अब साजिश करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ दोबारा बम ब्लास्ट करने की, जब तक आप सब्र करेंगे। कहां गए आपके बड़े बड़े बातें, एक सर का जवाब घर में घुस के वो करेंगे, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। चीन की बात आई तो विकेट ही छोड़ के चले आ रहे हैं, क्या है बताइए आप। और पाकिस्तान के खिलाफ इनकी क्या पॉलिसी है? लोग हमको बोलते डंडे लेके मारे ना, बच्ची पुकार रही हमारी कि मारने वाले बोल रहे पाकिस्तान को चले जाओ। अरे जालिमों, तुम्हारे हाथ में डंडा है, तुम मेरे को मार के बोल रहे पाकिस्तान को चले जाओ। क्या तुमको नहीं मालूम शयातीन की औलाद जो एक बेबस को बूढ़े को लटों से मार रहे? अरे तुम जिसको चाहते, तुम्हारा प्यारा मोदी बिन बुलाए दावत में नवाज शरीफ के घर में कूद गया, उन्होंने दावत भी नहीं दी नवाज शरीफ। उनके घर में शादी हुई, उनको मालूम हुआ, बोले उतरता हूं मैं बेगानी शादी में
ना कोई बुलाए ना इनको, बोले मैं चल आता हूँ वास्को डाला चिल्ले गया, जाके नवाज शरीफ की अम्मा के पैरा पड़े करते हो। अम्मा ये नहीं मालूम था इतना, मैंने हमको लटों से मारे पाकिस्तान भाग इनू गए सो इनू खुद चले गए बगैर बुलाए इनू। अब आप बताइए क्या इनकी पॉलिसी है? अरे क्या पॉलिसी? अच्छा कल पाकिस्तान का कौमी दिन था, हमारा तो 26 जनवरी, कल पाकिस्तान का कौमी दिन था, तो पाकिस्तान के सफीर ने मुख्तलिफ लोगों को दावत दी, तो लोग जा रहे, तो मोदी क्या करे, एक आदमी को रखे वहां पे, अच्छा आपका नाम ये है, अच्छा हाँ आपको मालूम हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का बायकॉट कर रही है, आप भी नहीं गए तो अच्छा है, अपने जमीन पर फैसला करो आप। बास लोग बोले अरे भाई सही है, उन्होंने पुलवामा में ऐसा उन्होंने करे, हम चले जाएंगे। बस लोग चले गए, मगर 2 घंटे के अंदर एक नया इंकशाफ हुआ। इमरान खान बोल रहे कि मोदी मेरे को मुबारकबाद दे रहे। क्या सियासत है पाशा आपकी? अरे ये तो कोई देरुशारी भी नहीं बोलना है उसको। एक तरफ आप रोक रहे लोगों को, दूसरी तरफ उसको मुबारकबाद दे रहे, आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। अरे कुछ तो ठहराव रखो। ये थाली में का बैगन इधर गिर रहा, उधर गिर रहा, इधर गिर रहा, उधर गिर रहा। अरे एक पॉलिसी रखना, नहीं बोले तो नहीं कुछ भी नहीं। मोदी साहब हमारे से सीखो, हैदराबाद में बोलते हम एक ही पीठ पकड़ लेते, हम लोग पकड़े तो छोड़ते नहीं, जैसे आपकी पकड़ लिया छोड़ना ही नहीं। आप देखे तो एक तरफ मुबारकबाद दे रहे, दूसरी तरफ आप बोल रहे मत जाओ, वहां एक आदमी खड़ा करके। क्या है भाई, ये मुल्क को चलाने का तरीका है? ये खारजा पॉलिसी आपकी है? मेरे भाई, हर महाज पर हुकूमत नाकाम। कौन कौन सी बात आपके सामने रखूं? 500 की 1000 की नोट गायब करे, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के गरीबों को पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान वो जो कैश पर कारोबार करने वाले लोग थे, बर्बाद हो गए 6-8 महीने तक। जीएसटी का इतलाक गलत हुआ, जीएसटी के नाम पर लोग परेशान। हर महाज पर हुकूमत नाकाम, और बोलते मैं नौकरी दिया। काहे की नौकरी दिए भाई? आप तो नौकरी उन लोगों को दिए कि जाओ गाय के नाम पर मारो और कहो कि पाकिस्तान भाग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम। अब रहा सवाल कांग्रेस का, क्या है कांग्रेस? सब घर छोड़ के भाग रहे। कोई नहीं रहना चाह रहा कांग्रेस का, इनका घर खाली हो गया पूरा। हर आदमी कोई ना कोई फोन करता मेरे को, असद साहब कब मिलने आओ? बोला क्यों भाई साहब, किस खुशी में? नहीं आपसे मिले तो मालूम होता था, रास्ता मिलता कहते एंट्री का केसीआर के पास। मैंने कहा मेरे घर को आए तो मिलता। मिला आओ अपना रास्ता सिराते मुस्तकीम का एतवार को लेके जाता हूं। बोले नहीं रखा बहाना जरा बोलो। बोला क्यों? अब खत्म इनके पास, अब कुछ भी नहीं है, टाइम हो गए पूरे लोग। मतलब क्या बोल रहे? नहीं कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, अब खाली अब आएंगे इलेक्शन। जैसा इलेक्शन आता माशाल्लाह ऑटो का मीटर डाल देते मुखालिफिन मजलिस। बस इनको इलेक्शन आया तो लगता भाई चलो अपना एक 15 दिन का 1 महीने का इंतजाम होगा, पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी है, आपकी आवाज है, आपकी पहचान है। हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों की पहचान है, जिन्होंने मेहनतें की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ। पोलिंग परसेंटेज बाबा नगर में क्यों 45% होता बनी? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 80% होना चाहिए? अरे कम से कम ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी और कांग्रेस के खिलाफ कोई आपका नुमाइंदा खड़े होकर मुकाबला करना है तो आपको अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जुमेरात का दिन है, सुबह निकलिए, वोट डालिए, दबा के डालिए। सबको कहिए कि वोट डालो, अपनी जमहूरियत को मजबूत करो, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हाफिज बाबा नगर में कम से कम
90% पोलिंग होगी। मैं इस उम्मीद से आपसे रुखसत ले रहा हूं। शुक्रिया। खुदा